महंगाई के तूफान में अच्छी खबर, एलएनजी की कीमतों में 9.03% तक मजीद कमी कर दी गई। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर एलएनजी $1.20 फी MMBTU सस्ती, एलएनजी की कीमत में $1.29 फी MMBTU कमी की गई। एलएनजी की नई कीमत $12.49 फी MMBTU मुकर्रर। ओगरा ने 1 फरवरी से एलएनजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने 1 फरवरी से एलएनजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के तूफान में अच्छी खबर सामने आई है। एलएनजी की कीमतों में 9.03% तक मजीद कमी कर दी गई। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर एलएनजी $1.20 फी MMBTU सस्ती, एलएनजी की कीमत में $1.29 फी MMBTU कमी की गई। एलएनजी की नई कीमत $12.49 फी MMBTU मुकर्रर की गई। महंगाई में पिसे अवाम के लिए एक और परेशानी। निगरां हुकूमत IMF की शर्तें पूरे करने लगी। गैस 67% तक महंगी कर दी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की भी मुश्किलात बढ़ गईं। अपडेट करें आपको, महंगाई में पिसे अवाम के लिए एक और परेशानी आ गई। निगरां हुकूमत IMF की शर्तें पूरी करने में मसरूफ। गैस 67% तक महंगी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो गई। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, जानेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, सुई गैस की कीमतों में इजाफे से आम सार्फिन के अलावा जो है वो फर्टिलाइजर्स के हवाले से भी खासी हद तक मुश्किलात पैदा हो गई हैं। सुई गैस की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की मद में जो है कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया। सवाल से फर्टिलाइजर एसोसिएशन के चेयरमैन जो है हमारे अफजल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितना इफेक्ट देखते हैं सुई गैस की कीमतें बढ़ने से होगा, खसूसी तौर पर यूरिया पे? किसानों के लिए ऑलरेडी खादें बहुत महंगी हैं, ख़ास तौर पर यूरिया 3950 रुपये पहले है। अब अगर गवर्नमेंट ने गैस की कीमतें बढ़ाई हैं तो सार्फिन पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। मेरी हुकाम आला से रिक्वेस्ट है कि गैस की कीमतों का इफ़ेक्ट जो है वो फर्टिलाइज़र पर ना डाला जाए, ताकि किसानों को सस्ती खाद जो ऑलरेडी मिल रही थी वही मिलती रहे। जैसे बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, जो है फर्टिलाइज़र की कीमतों पर कंट्रोल पाने के लिए कितना ज़रूरी है सुई गैस सस्ता होना? भाई इसमें यह है कि रेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। पहले भी ऑलरेडी खाद बहुत महंगी चल रही है इनकी, तो गवर्नमेंट को भी ख्याल रखना चाहिए इस पे, और इसका रेट ज़्यादा अब नहीं बढ़ाना चाहिए, इस पर इनको अकोमोडेट करना चाहिए। कहने के तौर पर जो है इंडस्ट्री की सूरत हाल पहले ही बदतर है, और इस सूरत हाल में सुई गैस की कीमतों में मजीद इजाफा जो है वो ना सिर्फ जो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो नुकसानदेह साबित होगा। गैस महंगी हो गई और उसके अलावा खाद की कीमतों में भी होशरुबा इजाफे की वजह से काश्तकार भी परेशान हैं। इस हवाले से अवैस खान हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए अवैस। और यहां आपको बताया, अहमदपुर सियाल में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, जायद किरायों में वसूली जारी। महंगाई के हाथों मजबूर आवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। इंतजामिया ने कार्रवाई की बजाय आंखें बंद कर ली। अहमदपुर सियाल में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, जायद किरायों की वसूली जारी। महंगाई के हाथों पिससे मजबूर आवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर बताइएगा। बिल्कुल, अहमदपुर सियाल से जंग चलने वाली IS वैगनें जो हैं उन्होंने किरायों में ताहाल कमी नहीं की, जबकि इस दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कई बार कमी भी अमल में लाई गई, लेकिन किराए जो हैं वो जूं के दूं बरकरार हैं। अहमदपुर सियाल से गढ़ मोड़ का फासला जो है वो तकरीबन 22 किलोमीटर बनता है, जबकि एक तरफा किराया 100 रुपया वसूल किया जा रहा है। इसे अहमदपुर सियाल से जंग का फासला तकरीबन 100 किलोमीटर है, लेकिन किराया 400 या उससे भी ज्यादा लिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी सर बताइएगा, अहमदपुर सियाल से जंग का किराया 400 से भी ज्यादा वसूल किया जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखें डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कई बार कमी हुई है और इनका किराया एक तरफा बरकरार है। अब जंग का किराया देख लें, ये 450 रुपये ले रहे हैं, और गढ़ मोड़ का सफर बनता है 22 किलोमीटर, ये अब 100 रुपये बरकरार रखा हुआ है इन्होंने किराया। एक तरफा किराया इनका चल ही रहा है। असल में ये तनवीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल 1 इंतजामिया शहरियों की जिंदगी से खेलने लगी। मरीजों को हेपेटाइटिस B की ज़ायदुल मयाद हिफाजती वैक्सीन लगाए जाने की इंक्वायरी फाइलों की नजर
हॉस्पिटल इंतजामिया अमला के खिलाफ कार्रवाई की बजाय तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मसरूफ हो गई। इसी वाले से तफसीलात बता रहे हैं अज़ादार हुसैन। बताइएगा कितने रोज हो चुके हैं, अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल क्यों नहीं की जा सकी? जी बिल्कुल, तकरीबन 10 रोज़ कबल लाडपाल 1 के वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों को हेपेटाइटिस बी की जो थी वो ज़ायदुल मियाद हिफाजती वैक्सीन लगाई जा रही थी और कोई जांच पड़ताल ना होने के सबब शहरी जो थे वो उसका शिकार हो रहे थे। और एक शहरी की जानिब से जब हेपेटाइटिस बी की हिफाजती वैक्सीन लगाई गई तो उसकी जानिब से जब डेट देखी गई तो 21/2023 में जो थी हिफाजती वैक्सीन वो एक्सपायर हो चुकी थी और इसके बावजूद जो थी वो शहरियों को हिफाजती वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की जो थी वो लगाई जा रही थी। और इस सिलसिले में शहरी की जानिब से जो इंक्वायरी थी, जो शिकायत थी, वो अस्पताल इंतजामिया को दी गई थी, मगर अभी तक अस्पताल इंतजामिया की नाअहली के सबब इंक्वायरी का जो है वो किसी किस्म का फैसला नहीं हो सका कि कितने अफराद को जो थी वो हेपेटाइटिस बी की जो थी ज़ायदुल मियाद हिफाजती वैक्सीन लगाई गई और किस तरह वैक्सीनेशन सेंटर में जो थी हेपेटाइटिस बी की ज़ायदुल मियाद वैक्सीन जो है वो पहुंची है। इस मसले पर हमने बात करने की कोशिश की है MS लाडपाल 1 डॉक्टर फ़हीम यूसुफ से, तो उन्होंने जो है वो इस हेपेटाइटिस बी की ज़ायदुल मियाद का मामला है, इस वाले से अज़ादार हुसैन हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपको बताएं, जंग में पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों को ठगने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान उम्मीदवारों के कागजात पर जाली मोहरें लगाकर तस्दीक कर रहे थे। उम्मीदवारों की शिकायत पर DPO राशिद हिदायत का फौरी एक्शन, पुलिस ने मुलव्वस 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। पुलिस भर्तियों के दौरान नौसरबाजी करने वालों के खिलाफ DPO जंग की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया है। ये पुलिस लाइन के सामने ये नौसरबाज जो हैं जाली मोहरें इस्तेमाल करके उम्मीदवारों के कागजात की तस्दीक करने के अंदर मुलव्वस थे। इस हवाले से मेरे साथ उम्मीदवार भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा तमाम तर वाक़या जो है किस तरह पेश आया और नौसरबाजी करने वाले किस तरह काम कर रहे हैं? सुबह मैं आया हूँ जी, यहाँ पे उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मैंने कागज़ टेस्टेड करवाने हैं। उन्होंने मेरे से असल भी कोई नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा जी 200 रुपये दें, हम आपको टेस्टेड करके देते हैं। ठीक है, उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड वगैरह टेस्टेड किया है। जबकि बाद में जब मुझे पता चला उसकी हकीकत का, वो पता चला कि 4 साल पहले वो बंदा रिटायर्ड हो चुका है जिसने मेरे कागज़ टेस्टेड किए हैं। ठीक है, इस बात का नोटिस मैंने DPO साहब के नोटिस में दिया है। उन्होंने फिर एक्शन लिया और वो बंदे 2 दुकानदार मौके से गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी कुछ यहाँ से फरार हो गए हैं। सर DPO जंग की जानिब से फौरी एक्शन लिया गया है। SHO सिटी जो है शाहिद अमीर की जानिब से जो है वो 2 दुकानदारों अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात के बाद पंजाब का सियासी पारा है। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया। वज़ीर आला बनने की सूरत में मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आम इंतखाबात के बाद पंजाब की सियासत का पारा हाई हो गया। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे, फैसलाबाद के बासियों की क्या तासुरात है, अली नारो से जानेंगे। अली बताइएगा। कुल आम इंतखाबात के टाकरे के बाद सियासी जमातों की जानिब से जो उम्मीदवार हैं उनके नाम दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला के तौर पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज शरीफ का नाम तजवीज़ किया गया है, नामजद किया गया उनको। कैसी वज़ीर आला साबित होंगी? अगर वो वज़ीर आला बनती हैं तो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। क्या तवक्कुआत है शहरियों को, कैसे तासुरात हैं, जान भी लेते हैं। जनाब बताइएगा, मरियम नवाज शरीफ का वज़ीर आला के तौर पर नाम दिया गया है नून लीग की जानिब से, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल में अगर कोई मर्द वज़ीर आज़म होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन लग रहा है कि कुछ बेहतरी आएगी। जो पिछले 3-4 साल में कुछ मार्केट के हालात हुए थे, तो उम्मीद है कि कुछ थोड़ा सा उसमें हलचल होगी, बेहतरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। जनाब आप बताइएगा, कैसी वज़ीर आला साबित होंगी मरियम नवाज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज साहिबा की एफ़र्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, 2-3 साल से नज़र आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएंगे और पंजाब की बेहतरी के लिए अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम करेंगे। जनाब आप बताइए, कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे जो है ना नकम्मी तरीन गवर्नमेंट बनेगी ये सूबाई लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ क्या है, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ना, तो 45 फार्म का मतलब देखा जा रहा है और 47 से मतलब आप देख रहे हैं, ऐसे फिर गवर्नमेंट नहीं बनती और ऐसे मायूस दिखाई दे रहे हैं। जनाब आप बताइएगा, कैसा देखते हैं मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आला अगर बनती? रहीम जी, अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बन गई, अभी तो चांस नहीं है, अगर उन्हें बना ली जाए तो जी। तो मिले जुले जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया है। किसी ने इजहार किया कि हो सकता है कि अच्छे हालात हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं। और इसी हवाले से हमें अली नारो आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
टोबा टेक्सिंग पुलिस ओपन डोर पॉलिसी पर अमल पैरा। डीपीओ इबादत निसार ने साइलिन की आसान रसाई के लिए दफ्तर खुले आसमान तले मुंतकिल कर दिया। बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की हदायत पर टोबा टेक्सिंग में खुली कचहरी का इनकाद जो है वो जारी है। टोबा टेक्सिंग के डीपीओ इबादत निसार ने अपने दफ्तर को ही बाहर जो है वो सेट कर लिया है, जहाँ पर जो साइलिन है उनके लिए मिलना भी आसान है और उनके मसाइल भी हल हो रहे हैं। इसी हवाले से डीपीओ टोबा टेक्सिंग से बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि बिलाशुबा आपने अपना ऑफिस पूरा बाहर सेट किया हुआ है, इससे अब आप तक पहुँचना भी जो है वो आसान हुआ है। क्या समझते हैं किस हद तक लोगों को इस रिलीफ मिल रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है कि जो लोग हैं उनके मसले मसाइल को सुना जाए, और अगर उनकी पुलिस के हवाले से कोई शिकायत है, किसी की एफआईआर का इंदराज नहीं हो रहा, पुलिस आई हैंडेडनेस कर रही है, किसी की तफ्तीश ठीक नहीं हो रही है, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस मामले के अंदर इंटरवीन करें और जो लोगों को उनका हक है वो दिलवाया जा सके। ये खुली कचहरी का सिलसिला कोई नया नहीं है, ये हमारी पंजाब पुलिस की कमिटमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत है कि जो लोगों के साथ हमारा मेल जोल है, लोगों की शिकायत का सुनना और लोगों के साथ एक अच्छा रब्ता है उसको मेंटेन किया जा सके। ये इसी सिलसिले में हमारी ये काविश है कि हम लोगों की बात सुनें, इसके लिए हम खुद यहाँ मौजूद हैं। लोग आते हैं, अपने मसले मसाइल बताते हैं, जिनका मामला हल होने वाला होता है, हम प्रायोरिटी के ऊपर उसी वक्त ही उसका मसला हल करते हैं। आम इंतखाबात भी अमन मान से इख्तिताम पजीर हो गए। बिलाशुबा टोबा टेक्सिंग में दिन रात पुलिस एहलकारों ने अपनी ड्यूटियां भी सर अंजाम दी। इस हवाले से अब पुलिस को भी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी यकीनन इलेक्शन जो है, जो जनरल इलेक्शन थे, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ये एक कौमी ज़िम्मेदारी थी जिसमें टोबा टेक्सिंग की पुलिस ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। हमारे तमाम अफसरान, हमारे तमाम जवानों ने इस ज़िम्मेदारी को, इस कौमी ज़िम्मेदारी को ऐसन तरीके से निभाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में कोई भी पोलिंग डे पे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। हमारी ड्यूटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ, पोलिंग मटीरियल के साथ अच्छे तरीके से सर अंजाम दी। तो इस पे मैं तमाम पुलिस एहलकारों को, अफसरान को, जवानों को, जो कि तमाम ब्रांचेस से हैं, ट्रैफिक से हमारी ज़िला की पुलिस, एलीट, सब ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया है और इनकी मेहनत के नतीजे में एक पुरअमन जो है वो इलेक्शंस जो हैं वो उनका इनकाद मुमकिन हुआ है। बिल्कुल, आम इंतखाबात मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फैसलाबाद कैंपस में कवानीन से आगाही के लिए खसूसी तकरीब। बीबीए के तलबा ने कानून, सियासत और सोसाइटी के मौजू पर आगाही स्टॉल्स लगाए। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। बताइए जहांगीर। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फैसलाबाद कैंपस की तरफ से लॉ अवेयरनेस सेशन का अहतमाम किया गया, जिसमें बीबीए के स्टूडेंट्स वो कवानीन प्रेजेंट कर रहे हैं जो मुख्तलिफ शुबाजात में राइज हैं और किस तरह से उन पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कौन से कवानीन की वायलेशन हो रही है। इस हवाले से स्टूडेंट ने मुख्तलिफ शुबाजात को सिलेक्ट करके उनके लॉज की अवेयरनेस का सेशन सजा रखा है। बच्चों से बात करते हैं, उनकी तरफ जाएंगे, क्या कहते हैं। आज मुख्तलिफ शुबाजात के हवाले से लॉ अवेयरनेस दी जा रही है, तो आपके स्टॉल पर किन किन कवानीन को आपने फोकस किया है जिसका मैसेज आप पब्लिक को दे रहे हैं? हम बेसिकली एनजीओ के लॉज के बारे में अवेयरनेस के लिए आए हैं। हमारे लॉज हैं सोशल जस्टिस, इन्वायरमेंटल लॉज, ह्यूमन राइट्स, लीगल एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेटस और फंड रेजिंग लॉज, डिफरेंट टाइप्स के लॉज हैं। स्पेशली हम फंड रेजिंग लॉज के बारे में बता रहे हैं क्योंकि एनजीओज के लिए बेसिक जो है वो फंडिंग ही होती है। बिल्कुल, फंडिंग के हवाले से, ह्यूमैनिटी के हवाले से और मुख्तलिफ कवानीन जो हैं वो यहाँ पर उनकी अवेयरनेस दी जा रही है। एक और स्टॉल मौजूद है, उनकी तरफ जाएंगे कि उनकी तरफ से किन शोबाजात के कवानीन जो हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है। क्या कहती हैं आप? हमारा आज का जो ये प्रोग्राम हुआ था, इस पे हमारा प्रोजेक्ट था एनवायरमेंट्स का और स्लोगन था हमारा रिस्टोर द नेचर, कि हम नेचर को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ग्रीनरी को बढ़ाएं। हमने कैंपेन स्टार्ट की, हमने जगह जगह जाके पौधे लगाए और हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत ग्रीनरी थी, तभी हमने रोल प्ले किया इसको लगाने का, क्योंकि अगर हम ग्रीनरी ही ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो पोल्यूशन है वो कम हो सकेगी, क्योंकि हमारा एयर बहुत पोल्यूटेड है और हमें चाहिए कि हम यहाँ पर दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि हमारी ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ सके और इन्वायरमेंटल कूलर हो सके, हमारी ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट ना पड़े। अच्छा, जो एनवायरनमेंट के हवाले से कवानीन है वो आपने कोई स्टडी किए हैं इस हवाले से, स्टॉल के हवाले से? इन्वायरमेंटल लॉ है, स्मोक लॉ है। जैसे इन्वायरमेंटल लॉ है वो 6 दिसंबर 1977 को ये एक्ट हुआ था हमारा इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के थ्रू। तो उन्होंने ये लॉ किया था कि हम अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। और जो स्मोक लॉ है उसके लिए, जैसे कि स्मोक लास्ट ईयर लाहौर में बहुत ज़्यादा थी, तो उसके लिए आर्टिफिशियल एसिड रेन की गई थी, लेकिन ये भी हमारे लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हुई क्योंकि इससे हमारी क्रॉप से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि वो टोटली एसिड रेन थी। तो एसिड जब क्रॉप के ऊपर पड़ेगी तो हमारी फसलें सारी तबाह हुई थी। बिल्कुल, एनवायरनमेंट के कवानीन के हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका।
اور آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ فیصلاباد زرعی یونیورسٹی میں سویابین سے تیار شدہ دودھ، آئل اور کھانے پینے کے مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے۔ اسسٹنٹ پروفیسر فوڈ سائنسز ڈاکٹر احمد دین کا کہنا ہے کہ سویابین پروٹین سے بھرپور اور صحت کو بہتر بناتا ہے۔ سویابین کے استعمال سے کینسر جیسی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں خلصہ لیاقت سے۔ جی خلصہ۔ جی بالکل، فیصلاباد زرعی یونیورسٹی میں اسٹیک ہولڈرز کے اشتراک پر سویا بینز کی افادیت پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سٹالز بھی لگائے گئے۔ اسسٹنٹ پروفیسر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سویا بین کی اگر افادیت کے حوالے سے بات کی جائے، سویا بین کا استعمال جو ہے بہت کم کرتے ہیں اور یہ ہماری صحت کے لیے اگر بات کی جائے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے مختلف چیزوں میں کس طرح سے سویا بین کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جو ہم روٹین میٹرز میں نہیں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے سٹالز کا انعقاد کیا گیا۔ ڈفرینٹ سٹالز لگائے گئے ہیں، نمکین کھانوں میں کس طرح سے، میٹھوں میں کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ مزید آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ سویا بینز جو ہے ہم اگر استعمال نہیں کرتے ہیں تو ہماری باڈی کو اس سے کیا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ سویابین ایک ایسی انمول کراپ ہے جس کو ابھی تک ہمارے فارمر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن اس سے ہم بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ پروٹین انرجی میل نیوٹریشن ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں پروٹین کی ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے لیے، تو ادھر ہم نے آج پورے سٹال لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس 30 سے زائد پروڈکٹس ہم نے ڈسپلے کی ہوئی ہیں کہ ہم اس سے سویابین سے ہم پلاؤ بھی بنا سکتے ہیں، ٹوفو سے ہم مختلف جو کھانے ہیں ان کو بھی ہم ٹوفو کے ساتھ انریچ کر سکتے ہیں، جو کہ یہ اس کے اندر آئرن ہے، اس کے اندر کیلشیم ہے اور اس کے اندر پروٹین ہے اور یہ آئل کا بہت رچ سورس ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بسکٹ بن سکتے ہیں، آج ہم نے پکوڑے بنائے ہیں اور اس کے نگٹس بنائے ہیں، چھوٹے بچوں کو پروٹین کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہم اس کے آٹے کو استعمال کر سکتے ہیں مختلف ریشوں میں۔ تو یہ وہ پروڈکٹس ہیں، اس کی ہم چاٹ بنا سکتے ہیں، اس کے چٹپٹے ہم کھانے بنا سکتے ہیں اور یہ ہم اپنے گھروں میں اپنے کھانوں میں اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں، جو کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارے جو فارمرز ہیں ان کو ہم اس طرف لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری جو فیڈ کی انڈسٹری کی ایک ہماری جو پولٹری فیڈ کی انڈسٹری ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کا ویلیو ایڈیشن میں مین کمپوننٹ جو ہے وہ سویابین کی کراپ ہے۔ بالکل، اسسٹنٹ پروفیسر کا کہنا ہے کہ سویا بین جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا۔ جی خلصہ، بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر کے ادارے نشیمن میں خصوصی افراد کے لیے ڈریس اینڈ ڈیزائن کی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم، بتائیے گا۔ بالکل، فیصل آباد سوشل ویلفیئر کے ادارے نشیمن میں اسپیشل بچوں کی کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں پر ڈریس میکنگ یہاں پر اسپیشل بچوں کو سکھائی جاتی ہے جو ہیئرنگ سے بھی ان کی پرابلمز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسیبل بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس معاشرے کے اندر اسپیشل کرنے کے لیے نشیمن اپنا ایک بہتر کردار ادا کر رہا ہے اور یہاں پہ ان کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے۔ اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ ان کی ٹیچر موجود ہیں، ان سے جاننے سے اس حوالے سے میڈم بتائیے گا کہ کتنا کورس ہوتا ہے اور اسپیشل بچوں کے لیے کیا بینیفٹ ہوتا ہے اگر وہ ہنر حاصل کر لیں؟ السلام علیکم، یہ 6 منتھ کا کورس ہوتا ہے۔ اس میں ہم پہلے بیسک چیزیں بتاتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ ان کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہم کٹنگ پہ آتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو چیزیں انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی جیسے مشین کی تھوڑی بہت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی مینٹیننس وہ سارا کچھ۔ مجھے اس کے اندر ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہاں پہ بہت سے ایسے بچے موجود ہیں جو ہیئرنگ پرابلم ہے، ان کے ساتھ سن نہیں سکتے، تو ایسے بچوں کو کس طرح سے جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے اور بتایا؟ کچھ بچے بول بھی سکتے ہوتے ہیں، وہ فزیکلی ہوتے ہیں تو ان کو بتانے میں ذرا اتنا نہیں ہوتا، وہ تو ہم بتا کے وہ ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن بعض جو ڈیف اینڈ ڈمب ہوتے ہیں بالکل مطلب گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آئی تو انہیں اشارے سے بتاتے ہیں اور بیسک جتنی چیزیں ہوتے ہیں انہیں تقریباً سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ بیسک چیزیں جو ہیں وہ سمجھائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک ایسے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، مزمل اپنا نام بتاتے ہیں، وہ فزیکلی ڈسیبل ہیں لیکن یہاں پر ہنر حاصل کریں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی، ان سے جاننے کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کیا کہیں گے کہ اس کورس کو کس وجہ سے شروع کیا؟ مزمل حسین میرا نام ہے، میں ڈسیبل پرسن تھا، اس لیے مجھے دوستوں نے بتایا کہ آپ یہ کام سیکھیں آپ کے لیے۔ جی مریم، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ انہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔